वेलकम टू माय चैनल शारमीन साइंस चैनल। तो चलिए आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। कल का दिन तो कोई भी वीडियो नहीं बना पाए और आज हम एक वीडियो बना रहे हैं। अब हम एक नया चैप्टर लेके आ रहे हैं। वो पिछला पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम का पूरा ख़त्म हो गया था। एक रिकैप आपको दे देते हैं जल्दी से। मैंने लास्ट बार पढ़ाया था पीनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड। तो जनरली ये दोनों जो है छोटे बच्चों तक ही, मतलब प्यूबर्टी आने तक ही ये सब ज़्यादा सिक्रेशन करते हैं। उसके बाद से धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट कर जाते हैं। जो थाइमस ग्लैंड होता है वो आपका थाइमिन निकालता है और ये आपको चेस्ट के पास रहता है। बिल्कुल हल्का फुल्का हम रिकैप दे रहे हैं। और ये जनरली जो है आपका लिम्फोसाइट्स बनाता है, जो कि जितने भी बड़े फॉरेन मटेरियल्स आते हैं बैक्टीरिया वायरस अटैक करने के लिए उनको दूर करता है। और ये आपको प्रोटीन सेल्स बनाते हैं। छोटे बच्चों में ये ज़्यादा विकसित रहते हैं, उनको भूख नहीं लगती है क्योंकि ऑटोमेटिकली उनका थाइमस ग्लैंड जो है वो प्रोटीन सिक्रेशन करता है और बच्चों को भूख नहीं लगती है। अक्सर माँ बाप परेशान रहते हैं, मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया, मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, इनकी तबीयत ठीक है, सब कुछ ठीक है, मगर इनको भूख नहीं लगती है। अक्सर लंच दिया जाता है, स्कूल में लंच वापस आ जाता है। अरे बाबा, तो उनको ये तो बताइए कि उनके बॉडी में भी थाइमस जो ग्लैंड है वो प्रोटीन का सिक्रेशन कर रहा है। ऑलरेडी उनके बॉडी में प्रोटीन मिल रहा है, इसलिए उनको ये सब चीज़ें बाहर की अच्छी नहीं लगती हैं। और यही बात है, आप उनको फ्रूट्स दीजिए, वेजिटेबल्स दीजिए, प्रोटीन से उनकी कैलोरी जो उनको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट्स है, वो पूरी हो रही है। तो ये छोटे बच्चों में ज़्यादा रहता है क्योंकि उनको भूख नहीं लगती होगी। अक्सर पेरेंट्स की शिकायत रहती है मेरे बच्चे खाना नहीं खाते हैं। तो थाइमस ग्लैंड ही जो है उनको प्रोटीन का सप्लीमेंट को पूरा कर रहा होता है। वो थाइमोक्सिन नाम का निकालता है सिक्रेशन। उसी तरह से पीनियल ग्लैंड होता है, वो भी छोटे बच्चों में ही रहता है। वो जनरली आपको ब्रेन के यहाँ पे रहता है, इसको थर्ड आई भी कहा जाते हैं। और ये आपको मेलाटोनिन और सीरोटोनिन निकालता है, जो कि आपके स्लीप और अवेक सिचुएशन को कंट्रोल करता है। कितने समय पे आपको उठना है, कितने समय पर सोना है। जैसे सुबह होने लगती है इसका सिक्रेशन कम होने लगता है मेलाटोनिन का, और आपको जाग जाते हो, है ना। तो ये सब दोनों जो है, ये थोड़ा थाइमस ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड जो है ये लास्ट था। तो मैंने इसको पढ़ाते हुए आपका एंडोक्राइन ग्लैंड कंप्लीट कर दिया था। और दूसरी बात कि इस पे क्विज लेंगे वो हम बाद में लेंगे। अभी पहले चूंकि एग्जाम नज़दीक है, इसलिए जल्दी जल्दी हम चैप्टर कंप्लीट कर लें। जब कंप्लीट हो जाएगा तो रिवीजन के पोर्शन में फिर आपको इसका क्वेश्चन आंसर या जो भी प्रॉब्लम्स है इसका क्विज वगैरह मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। आज हम आपको पढ़ाते हैं एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी की चैप्टर 10 का हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है। हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस, हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस, या हाउ डू ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये रिप्रोडक्शन से चैप्टर से हुआ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में डीएनए का क्या इंपॉर्टेंस है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर प्लांट्स में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन बींग्स में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। मतलब यही चैप्टर में ये मेन चीज़ है जो कि आपको पढ़ना है। तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन, है ना। तो आपको मालूम है कि सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन, आप अपने चारों ओर देख रहे हो कितने पेड़ पौधे हैं, कितने एनिमल्स हैं, कि ह्यूमन बींग्स हैं। तो ये सिर्फ नोटिस करना कि हाँ हमारे पास अगल बगल सारी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स है। तो ये सब नज़र जो आ रहे हैं ये ड्यू टू रिप्रोडक्शन। अगर इनके पेरेंट्स ने रिप्रोडक्शन नहीं किया होता तो आज ये आपको नज़र नहीं आते। आज हम आपको नज़र आ रहे हैं, हमें तुम लोग नज़र आ रहे हो, इतने सारे घर में मेंबर्स नज़र आ रहे हैं। तो इन्हें, हम लोगों को हमारे पेरेंट्स ने बनाया, हमारे पेरेंट्स को भी उनके फॉर फादर्स पेरेंट्स लोग ने बनाया। तो एक ये सिलसिला जो है चला आ रहा है। तो ये सिलसिला क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ चलती रही और एक आदमी का जीवन की जो उत्पत्ति है, जो जीवन है, लाइफ है, वो कभी ख़त्म नहीं हो धरती पर। तो बहुत सारे आप जितने भी चीज़ देख रहे हो, शेर देख रहे हो, इसका मतलब उसके पेरेंट्स होंगे तो उन्होंने तभी शेर नजर आया। और उस शेर को भी रिप्रोडक्शन जरूरी है, तब आगे आने वाला जनरेशन भी शेर को देख सकेगा। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या आगे आने वाला जनरेशन देख सकेगा शेर को? नहीं। इसी तरह से जो भी चीज़ हम अपने चारों तरफ नोटिस कर रहे हैं वो ड्यू टू रिप्रोडक्शन, उनके पेरेंट्स ने उनको दुनिया में लाया है। तो आज हम नोटिस करें कि ये चीज़ है, चिड़िया देख रहे हो, ये कोई ना कोई तरीके से वो लोग इस दुनिया में है। तो किस तरीके से आए हैं? वो रिप्रोडक्शन के जरिए आए हैं।
तो रिप्रोडक्शन का मोटा मोटी डेफिनेशन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस, प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यही प्रोसेस जो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे जीवन की उत्पत्ति करता है उसको हम लोग प्रजनन, हिंदी में प्रजनन और इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोलते हैं साइंस में। तो ये रिप्रोडक्शन सब में होता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, सब में ये रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, आपको मैंने जब लाइफ प्रोसेस पढ़ाया था तो उसमें मैंने बहुत सारे सिस्टम्स बताए थे। न्यूट्रिशन बताया था, एक्सक्रीटरी सिस्टम बताया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था, सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था। सब स्टैंडर्ड 10th के साइंस के प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए होगा। तो ये सारे सिस्टम जो है ना, ये सारे सिस्टम हमारे लिए वाइटल है, क्योंकि हमको जीने के लिए, हमको जिंदा रहने के लिए ये सारे सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब में एक एक ऑर्गन्स है और सब ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं। तो क्या रिप्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए? ऐसी कोई बात नहीं है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो शादी नहीं करते हैं, जो अपने बच्चों को नहीं, लेकिन वो भी बहुत मज़े में लाइफ इंजॉय करते हैं, बहुत मज़े में रहते हैं। लेकिन हर आदमी अगर यही सोच ले, टोटल पॉपुलेशन यही सोच ले कि हमको रिप्रोडक्शन नहीं करना है, हमको बच्चे पैदा नहीं करने, तो ये लाइफ क्या आगे बढ़ सकेगी? आप आगे आने वाला जनरेशन कोई आएगा? बिल्कुल नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ को और अपने जैसे ही, एकदम अपने जैसे, अपने काइंड के जीवन, हमारा सिलसिला जो है ये कंटिन्यू रहे। यानी जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन को दे, चिड़िया है तो चिड़िया का, टाइगर है तो टाइगर, मंकी है तो मंकी, तो अपने ही जैसा कभी जो स्पीसीज है वो कभी ख़त्म नहीं हो लाइफ पे। इस चीज़ के लिए ये ज़रूरी है रिप्रोडक्शन, वरना हमारा ये वाइटल सिस्टम नहीं है कि हमको ये ज़रूरी है, जैसे एक्सक्रीटरी है, रेस्पिरेटरी है, कि हम मर जाएंगे। इसमें रिप्रोडक्शन में नहीं करने से कोई मरेगा नहीं, लेकिन ये हमारी सिलसिला नहीं रुके, ये दुनिया चलती रहे, ये स्पीसीज आगे बढ़ते रहे और हमारा नाम हमेशा रहे, हमको भी लोग पहचाने, एक आइडेंटिफिकेशन मिले, इसलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। इसीलिए आप देखते हो कि गाँव वगैरह में हर लोग चाहता है कि बेटा की शादी कर दे तो उसके बेटा को देख लें। ये सिर्फ कि हमारा नाम चलता रहे, हमारा ख़ानदान चलता रहे, ज़िंदगी जो है इस लाइफ में चलती रहे। बस रिप्रोडक्शन का यही काम है। ये कोई हमारे लिए वाइटल नेसेसरी ऑर्गन नहीं है कि हम इसको नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। लेकिन बाकी सारे सिस्टम जो है वो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। लेकिन उनका भी क्या फ़ायदा अगर कोई आगे कोई स्पीशीज नहीं आए? तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन आप लोग सोच लीजिए क्या होगा। गिविंग बर्थ टू ए न्यू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही जैसे जीवन की उत्पत्ति करने को प्रजनन कहते हैं। बिल्कुल अपने जैसा, माने जैसे हम लोग हैं, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स दुनिया में जो इतनी आबादी नजर आ रही है, तो सबके तो पेरेंट्स उनको अपने आप तो उग नहीं गया, पेड़ में उग गया, जमीन, ऐसा तो नहीं हुआ। यानी बाई रिप्रोडक्शन मेथड से एक पेरेंट्स जो हैं उन्होंने अपने बच्चे का निर्माण किया और बच्चे को दुनिया में लाए। तो बस यही रिप्रोडक्शन है। अब आप समझ लीजिए कि ये रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है ना। तो ये रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट रहते हैं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि दो पेरेंट्स मिले तो ही एक। और ये जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल ही पेरेंट है, वो डिवाइड कर करके अपना जीवन का उत्पत्ति आगे अपनी फैमिली को बढ़ाता रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी मदर और फादर, 2 चाहिए, तभी आपका तीसरा जाइगोट बनेगा, उसका डिवीजन होगा, फिर आगे जाके बच्चे बनेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट। तो ये है। तो ये आप समझ गए 2 तरह के होते हैं। अब हम लोग पढ़ाएंगे आपको, आज हम पढ़ाएंगे कि ये जो आपको पता है कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं या जो भी जनरेशन आगे बढ़ रहा है, क्या वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं? नहीं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता जाता है। सबसे पहले आदि मानव थे, वो कैसे थे, फिर वैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे आज हम लोग इस टाइप के खड़े हैं। अब आगे भी ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी, इस तरह से चलते रहेंगे, रिप्रोडक्शन होगा, नए स्पीसीज बनेंगे, बिल्कुल वो चेंज होता जाएगा, है ना। अब पहले देखते थे बहुत बड़े बड़े कान होते थे, एक्सटर्नल पिना, वो धीरे धीरे डेवलप खत्म हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे ये जो है आपका निकोटिक मेम्ब्रान, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लोग कहता है कि मशीनी युग आ जाएगी, बिल्कुल मशीन के तरह आ जाएगा। पहले आप देखते थे किस तरह का और अब में कितना डिफरेंस है। तो ये जो
रिप्रोडक्शन में जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन रहता है उसमें वेरिएशंस होती है ना, उसमें डिफरेंस होता है, और लास्ट में जाकर के क्या होता है वो एक नया चीज़ बन जाता है। हाँ, तो ये धीरे धीरे ये चलता रहेगा। अगर ये रुक जाएगा तो फिर लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी, पूरा अर्थ पे कुछ नहीं रहेगा, नथिंग, कुछ बचेगा नहीं। तो रिप्रोडक्शन इसलिए भी ज़रूरी है। दूसरी बात है कि ये जो मैसेज है, इंफॉर्मेशन, ये एक पेरेंट से दूसरे चिल्ड्रंस में किस तरह से जाता है ना। तो ये आपको सबसे मेन चीज़ जो है डीएनए, किससे जाता है, डीएनए। जैसे आपको पता है ये सेल है, सेल के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो है मेन सेंटर पार्ट होता है, आपको पता है ना, न्यूक्लियस होता है ना। न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियर होता है। तो इसमें जो है कुछ पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम, है ना। इसके अंदर जो होता है क्रोमोजोम होता है, और इस क्रोमोजोम पे डीएनए होता है। और यही डीएनए जो है वो पेरेंट्स से बच्चों में मैसेजेस को कैरेक्ट करता है कि जो कैरेक्टर पेरेंट्स का है उस कैरेक्टर को इनहिबिट करता है। बच्चों में मम्मी की तरह कुछ बच्चा होता है, कुछ पापा की तरह होता है। ये सारे मैसेज को, इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से बच्चों में कौन भेजता है, आपका क्रोमोसोम और डीएनए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डीएनए इज द हेरिडिटी कैरेक्टर, इट कैरी मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। समझ में आ गया ना। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको डीएनए का इन्वेंशन कौन से साइंटिस्ट ने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने। किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक से। ये आपको जेनेटिक्स पार्ट में पढ़ाएंगे, हम हल्का सा आपको बता दे रहे हैं। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये एक तरह का जो है जो क्रोमोसोम में रहता है, ये पेरेंट्स से बच्चों में, पेरेंट्स से जाता है बच्चों में। मैंने कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये सारे मैसेजेस को और इन्फॉर्मेशन को कैरी आपका डीएनए ही कराता है, जो कहाँ प्रेजेंट रहता है, जो कि क्रोमोसोम में रहता है। क्रोमोसोम कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस कहाँ रहता है, सेल में रहता है। तो समझ गए, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, एकदम कहानी की तरह समझिए। एक सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस है, तो पता ही है। जैसे अंडा है, अंडा के बीच में जर्दी रहती है पीले कलर की, वो न्यूक्लियस है। उसके बीच में क्रोमोसोम रहता है, और उसमें ही एक आपका न्यूक्लियस रहता है, वो सेल में। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम रहता है, और क्रोमोसोम पे डीएनए रहता है। और ये डीएनए का क्या काम होता है, मैसेजेस कैरी, और ये इंफॉर्मेशन सारा कैरी पेरेंट्स से बच्चों में यही कैरी करता है, ठीक है ना, जो भी मैसेज है। और ये अपना एक ब्लूप्रिंट जो है वो पेरेंट्स में रहता है, और धीरे धीरे ये कैरी करता है। जैसे कि हम आपको बता देते हैं। और जैसे जैसे ये डीएनए रिप्लिकेट होता है, एक पेरेंट से दूसरे बच्चों में जाता है, या फिर उनके बच्चों में जाएगा, फिर उनसे कर जाएगा, ये चलता रहेगा जब तक कि रिप्रोडक्शन होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा वेरिएशन लाता है, क्योंकि आपको पता है कि एक बच्चा बिल्कुल अपने माँ बाप से नहीं मिलता है, या मिलता है थोड़ा मोड़ा, तो कैरेक्टर माँ पेरेंट्स का बच्चों में आ ही जाता है। लोग जो है पता लगाते हैं कि डीएनए टेस्ट लेकर के कि ये इनका बेटा है, ये इनका बेटा है। ये इसको डीएनए टेस्ट कराओगे तो वो पता चल जाएगा कि सही में इसका पेरेंट कौन है, क्योंकि वो उसका एक डीएनए का ब्लूप्रिंट जो है वो पेरेंट्स पे रहता है, वो जो कि बच्चों में जाता है धीरे। जैसे कि ये आपका सेल है, तो सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए। तो डीएनए का ये स्ट्रक्चर होता है ना। हाँ, ये क्या करता है, जब ये सेल है तो इस सेल ही में ये किस तरह से ये डिवाइड करता है। जैसे ये सेल है तो ये एक बड़ा सा सेल है, इसी में ये डीएनए 1 से 2 बन जाएगा, ठीक है ना। 1 से 2 बन गया। धीरे धीरे क्या होगा कि ये इसका जो ये बीच में कंस्ट्रिक्ट होगा, ये कंस्ट्रिक्ट होगा, ये फिर ये 1 से ऐसे करके 2 बन गया, है ना। यहाँ से अलग हो गया तो ये क्या हुआ, 2 बन गया, इसमें क्रोमोसोम आ गया। अब इसका कैरेक्टर और इसके कैरेक्टर में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा थोड़ा सा। तो इसी तरह से धीरे धीरे वेरिएशन होता है। तो इतना तो आप समझ गए है ना। चलिए, तो अब हम आप लोग को बताते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है। ये तो मैंने बता दिया, 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपका बहुत आसान होता है। एसेक्सुअल में तो सिंगल पेरेंट चाहिए, दूसरे पेरेंट की ज़रूरत नहीं है, माने पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही पेरेंट्स रहा और उसने डिवाइड कर दी। जनरली प्रिमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जैसे कि आपको एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, या मैं ये बोल रही हूँ तो थोड़ा हायर क्लास का बोल रही हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि छोटे छोटे प्रीमेटिव प्लांट्स में, यूनिसेलुलर प्लांट्स में, अमीबा में, पैरामीशियम में, प्लाज्मोडियम वाइबक्स में, प्लेनेरिया में,
ये सारे में जितने भी तरह के होते हैं जो प्रिमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हुआ, छोटा छोटा प्लांट्स एनिमल जो स्काई फफूंदी जो आपका जिसका कोई भी पार्ट आपको ठीक से डेवलप नहीं नजर आएगा, ना स्टेम नजर आएगा उसका, ना लीफ नजर आएगा ना, वैसे इसमें जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपका कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब कितने तरह का होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। 7 टाइप्स का मेन आप रखिए, 5 टाइप्स जो भी बना सकते हैं। पहला होता है बाइनरी फिजन, है ना, बाइनरी फिजन। दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। दूसरा तीसरा आप नंबरिंग आप अकॉर्डिंग टू आप अपने इससे समझ सकते हैं। फिर होता है बडिंग, फिर होता है रीजेनरेशन, है ना, रीजेनरेशन। फिर होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। फिर होता है आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और कुछ बच गया, है ना, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन हो गया आपका, है ना, और बता दे रहे हैं ये सारा हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया, बडिंग हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, आपका रीजेनरेशन हो गया। हाँ, एक और बच गया, वो है आपका कौन कौन सा हो गया, बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया, बडिंग हो गया, रीजेनरेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, और फ्रैगमेंटेशन। ये सब तो इतना इजी है कि ये इसमें कोई भी सेकंड पेरेंट की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही पेरेंट है, वही कुछ ना कुछ डेवलप कर देगा और उससे दूसरा प्लांट बन जाएगा। समझ में आए? तो ये इतना तो आप लोग समझ गए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है। तो अब हम लोग धीरे धीरे करके एक एक को डील करते हैं, हाँ ठीक है ना, एक एक को हम लोग डील करते हैं। जैसे आप बडिंग को ले लीजिए, ये बडिंग का क्या मतलब होता है, बड का मतलब कली, बड का मतलब क्या होता है, कली। तो ये मान लिया कि हाइड्रा एक प्लांट है, कौन सा प्लांट है, ये हाइड्रा, जो कि सिलेंट्रेटा फैमिली से आता है, यानी इसमें एनिमल है ये। सीलो मतलब होता है गुहा, कैविटी, ये बीच में एक कैविटी रहती है, सीलो मतलब कैविटी, गुहा, और ये सिलेंट्रेटा फाइलम में आता है। जैसे फाइलम होता है ना जूलॉजी में, फाइलम ये, तो उस तरह से। तो इसमें ये क्या होता है, टेंटिकल्स होता है, बहुत सारा टेंटिकल्स हुआ, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, ये बहुत सुंदर जैसे लगता है कोई गमला रखा हो, मतलब वेस में कोई फूल रखा हो, इसे हम लोग टेंटिकल्स बोलते हैं। तो हाइड्रा में, जनरली हाइड्रा में और ईस्ट जो होता है उसमें इसी तरह का रिप्रोडक्शन होता है। बड़ी क्या होता है कि इसके जैसे फूल में ऐसे कली होती है, तो उसी तरह से इसमें एक छोटा सा हाइड्रा निकल जाएगा, है ना, उसके भी टेंटिकल्स निकल जाएंगे, है ना उसके। और ये धीरे धीरे ये जो टेंटिकल्स है ये बड़ा होता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा पेरेंट्स। और जब ये इतना बड़ा हो जाएगा, जब ये इतना बड़ा हो जाएगा तो ये धीरे धीरे अपने माँ से अलग हो जाएगा, है ना, ये अपने पेरेंट्स से अलग हो जाएगा। और ये फिर अपना सॉलिटरी अपना अलग होकर के एक फुल जो है वहाँ पर ये हाइड्रा बन जाएगा और इसके टेंटिकल से, ठीक है ना। तो ये यहाँ से अलग हो गया, डिटैच हो गया फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा, और ये फिर अपना अलग से एकदम अपना एक नया तरह के सेपरेट होने के बाद एक पूरा हाइड्रा बन गया। तो हाइड्रा में क्या होता है, एक छोटी सी कली खिलती है हाइड्रा के नीचे पोर्शन से, है ना, और वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। जब वो एकदम मैच्योर कर जाएगा, उसके टेंटिकल्स डेवलप कर जाएंगे, तो वो अपने पेरेंट्स हाइड्रा से अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद वो एक सिंगल हाइड्रा बन करके अलग होगा। फिर इसी तरह से जब ये मैच्योर होगा तो इसके भी फिर यहाँ पर एक कली निकलेगी, ये इस साइड से निकलेगी, और वो जब बाद में जब फुल फ्लेज्ड हो जाता है तो वो पेरेंट्स से डिटैच होकर के और फिर वो नया हाइड्रा में डेवलप हो जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं बडिंग, और ये जनरली होता है हाइड्रा में और ईस्ट में। उसी तरह से ये ईस्ट हुआ, ईस्ट में क्या होता है, एक छोटा सा ये निकलता है, फिर ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फिर ये धीरे धीरे जब बड़ा होने के बाद ये भी ग्रो करेगा ईस्ट, और ग्रो करने के बाद 1 से 2, 2 से 4 ये बड़ा ईस्ट बन जाता है। इसी तरह से होता है। कुछ इसमें
ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आप लोग ऐसे ही याद रखिए। बडिंग का एग्जाम्पल होता है हाइड्रा और ईस्ट, जो कि साइड में बड टाइप का निकलता है, और वो जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद वो अपने पेरेंट्स हाइड्रा से डिटैच होता है और एक अपना फिर सॉलिटरी लाइफ करने लगता है। फिर उस हाइड्रा से भी नीचे बड निकलेगा, वो बड़ा हो जाएगा। जब बड़े होने के बाद मैच्योर हो गया तो अपने पेरेंट्स से हाइड्रा से अलग हो जाएगा। फिर आप आ जाइए बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन और फ्यूजन। फ्यूजन होता है कि जो दो चीज मिलके एक बड़ा चीज बनाए, और फिजन क्या होता है? एक बड़ा चीज को दो पार्ट में डिवाइड, जो टूट जाना, फिजन, है ना। तो ये अमीबा का है, ये सेल है। अमीबा का तो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो ये अमीबा का सेल है। ये धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो है ये बड़ा होने के बाद इसका जो है न्यूक्लियस भी बड़ा होगा, साइटोप्लाज्म भी है, धीरे धीरे बड़ा होगा। जब न्यूक्लियस बड़ा होगा तो धीरे धीरे ये न्यूक्लियस जो है फिर क्या करेगा, ये बीच में कंस्ट्रिक्ट करेगा, है ना। तो एक न्यूक्लियस धीरे धीरे कंस्ट्रिक्ट करेगा, और उसके बाद कुछ साइटोप्लाज्म इधर आएगा और कुछ साइटोप्लाज्म इधर आएगा। उसके वजह से धीरे धीरे इसका जो सेल वॉल है वो भी कंस्ट्रिक्ट करेगा, है ना, कम हो जाएगा। और फिर क्या होगा, लास्ट में ये बीच से अलग हो जाएगा और एक से दो अमीबा बन जाएगा। बहुत आसान है। एक अमीबा है, वो उसका बीच में न्यूक्लियस है, और क्या होगा, न्यूक्लियस धीरे 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 बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद साइटोप्लाज्म भी चारों तरफ से घेर लेगा। जब वो धीरे धीरे और बड़ा हो गया तो सेल वॉल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, है ना। पहले एक था, फिर धीरे धीरे कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और दोनों के बीच में न्यूक्लियस आ गया, क्रोमोसोम आ गया, और एक से दो अमीबा बन गया। ये जनरली आपको अमीबा में होता है, पारामीशियम में होता है, लीशमानिया डोनोवानी में होता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। लीशमानिया डोनोवानी बहुत खराब पैरासाइट होता है, जिससे कि कालाजार बीमारी होती है ना। तो ये जो है अमीबा में हुआ, पारामीशियम में हुआ, है ना। इसको लीशमानिया डोनोवानी में, ये सब में ये होता है। तो बाइनरी फिजन भी आप समझ गए। यानी आप आज बाइनरी फिजन समझे, और आप ये समझे, आप बडिंग समझे, है ना। ये दो आप समझ गए। उसी तरह से मल्टीपल फिजन भी होता है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जैसे ये बैक्टीरिया है तो इसके अंदर न्यूक्लियस रहा या साइटोप्लाज्म रहा, तो ये आपका मल्टीपल मतलब बहुत ज्यादा। तो इसमें जो साइटोप्लाज्म है ना, वही छोटे छोटे इसमें ग्रोथ कर जाएगा। छोटे छोटे सेल में वो साइटोप्लाज्म घिर जाएगा, उसके बीच में न्यूक्लियस आ जाएगा, और ये बहुत मल्टी सेलुलर, बहुत सारे नंबर में पूरा डिवाइड हो जाएगा इसका साइटोप्लाज्म। जब मैच्योरिटी आएगी तो इसके ऊपर की जो कवरिंग है वो टूट जाएगी, और ये सारा का सारा बाहर निकल जाएगा, और एक इंडिपेंडेंट फिर वो सेल बन जाएगा। तो ये भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, और सब में एक एक न्यूक्लियस रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा। सोच लीजिए कि ये सबको मारना कितना मुश्किल है। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये लोग को मारने से पहले ये लोग इतने ज़्यादा जनरेट कर जाते हैं। तो यहाँ से ये स्पोर्स इसका वॉल रैप्चर किया, और ये सारे जो है मल्टीपल जो अंदर जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को घेर के सेल बने थे, वो सारे के सारे बाहर निकल गए और इंडिपेंडेंट मिल गए। इसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। और इसका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या होता है? प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरियल पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसको हम लोग, इसका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और ये सब जितने भी बताए हैं मैंने, मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर जो कि एक सेल में होते हैं, या प्रिमिटिव और सिंपल, मतलब कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत डेवलप नहीं होते हैं, बहुत मतलब छोटे छोटे रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उसमें ये इस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो ये ज़्यादा पढ़ाने से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए कंफ्यूज कर जाओगे। इसलिए आज मैंने सिर्फ रिप्रोडक्शन पढ़ाया, उसका इंट्रोडक्शन बताया। दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल में 7 तरह का होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बर्डिंग, है ना, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन। तो आज हमने सिर्फ 3 पढ़ाया, मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह में होता है, जो कि आपको माइक्रोस्कोपिक एनिमल स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें ही जनरली इस टाइप का होता है। इसमें कोई सिंगल पेरेंट्स में कोई भी सेक्सुअल नहीं हो रहा है, बस रैप्चर कर रहा है और बॉडी डेवलप कर रहा है, क्रोमोसोम और न्यूक्लियस, और फिर वो जब मैच्योर कर गया तो इसका सेल वॉल
फट गया और वो बाहर हो गया, है ना। बाइनरी फिजन में 1 से 2 बना, बडिंग में कली निकल गई और वो कली बड़ी हो गई, फिर पेरेंट से डिटैच हो गई। तो आज ये 3 रहने दीजिए। कल हम फिर पढ़ाएंगे वेजिटेटिव, रीजेनरेशन, आर्टिफिशियल और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कितने तरह का होता है? 2 तरह का, आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए, इसको देखिए, 1 बार नहीं तो 2 बार देखिए, 2 बार नहीं तो 3 बार देखिए। 1 बार समझ तो आना ही है आपको, क्योंकि इतने बेवकूफ़ तो हो नहीं। आजकल के ज़माने के बच्चे हो, कंप्यूटर युग के आप लोग बच्चे हो, तो आप लोग बहुत तेज़ हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग तो हम लोग से भी ज़्यादा, क्योंकि आपको मालूम है कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो डीएनए जो रिप्लिकेट करता है, वो कोई भी जनरेशन जो है वो अपने पेरेंट्स जनरेशन से 2 कदम आगे ही रहता है, वो पीछे नहीं रहता है। तो आप लोग भी आगे ही हो गए, और आप लोग कंप्यूटर युग के बच्चे हो, तो इसको पढ़िए, समझिए, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। कल हम पढ़ाएंगे वेजिटेटिव और इसके आगे का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, टेक केयर, थैंक